In this lecture, we are going to start Unit 5, and Unit 5 is an overview of word energy science and its conversion, word energy scenario and its conversion. So, we are going to discuss the first part of this unit. Basically, energy is critical foundation for economic growth and social progress. Higher is the economic growth, higher is the requirement of energy. Depleting fossil fuel and its pollution on the environment has given rise to the ever serious contradiction among energy providing, environment protection and economic development. होता क्या है कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, जो सोशल प्रोग्रेस होता है, किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। जितना जितना प्रोग्रेस करेंगे उतना एनर्जी का यूज़ हमें बढ़ेगा। जितना हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतने ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है रिज़र्वायर हैं वो लिमिटेड हैं। फॉसिल फ्यूल रिज़र्वायर लिमिटेड हैं। आने वाले समय में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, हमारा नेचुरल गैस, उसमें डीजल है, पेट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें के रिज़र्वायर लिमिटेड रिज़र्वायर हैं, जो कि अगर हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे, उसको हम कायदे से नहीं यूज़ करेंगे, तो आने वाले कुछ प्रोडक्ट आने वाले 30 सालों में, कुछ रिज़र्वायर 50 सालों में, कुछ रिज़र्वायर 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगे, जिसका लाभ कि आने वाली जनरेशन में, आने वाले समय में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है, हम जानते हैं कि ज़मीन के नीचे जो वनस्पति हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, मानव की हड्डियां हैं, तो ये कई हज़ार सालों में सड़ के गल करके जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दीज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बार बार बनते नहीं रहते हैं, इनको पुनः बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे। और हमें कंट्री का डेवलपमेंट भी करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लाइक सोलर, लाइक विंड, लाइक वाटर में टाइडल एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। तो इस तरीके की एनर्जी सोर्सेज को भी वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाएगा, जो कि पोल्यूशन फ्री भी हैं। फॉसिल फ्यूल से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या है, उसमें काफ़ी पोल्यूशन भी होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाता है। तो इसमें हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि हमें कंट्री का डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें कंट्री का प्रोग्रेस चाहिए, हमें कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए, हमें सोशल प्रोग्रेस चाहिए, जिसके लिए एनर्जी, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का यूज़ होता है। और हमारे पास फॉसिल फ्यूल जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनसे पोल्यूशन भी होता है। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनको और एडवांस करें, इनकी इफ़िशियंसी बढ़ाएं। किनकी? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हम इफ़िशियंसी बढ़ाएं, कॉस्ट कटिंग करें। और ऐसा इस तरीके का हम सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से और वाटर एनर्जी से, हाइड्रोलिक एनर्जी से, बाई टाइडल और ओटेक, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके और हम एनर्जी, जो हमारा फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी है, वो भी सेव रहे और पोल्यूशन भी कम से कम हो। तो रीन्यूएबल एनर्जी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिन्यूएबिलिटी and non-pollution will prove to be an effective and practical choice to guarantee the future development of the world। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमें हमेशा मिलती रहेगी, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। दिस इज़ इनएग्जॉस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इससे हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। काफ़ी इनका परसेंटेज मार्केट में हमको बढ़ाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, तभी हमारे जो फॉसिल फ्यूल के रिज़र्वायर हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो रिज़र्वायर हैं, वो बचे रहेंगे और हमें पोल्यूशन फ्री एनर्जी भी इनसे मिलेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल्स हैज़ टू बी डन in sustained way so that upcoming generation can get benefits of natural resources enhancement and proactive use of CDM clean development mechanism project is another optimistic way towards sustainable development।
तो यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल्स जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, उनको बचाने के लिए हमें उनका जो है, जो यूज़ है वो एक लिमिटेड तरीके से करना रहेगा, जैसे कि आने वाली जनरेशन को भी उनका बेनिफिट मिले। और हमें इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि CDM, हमें प्रोएक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, इन्हांसमेंट एंड प्रोएक्टिव यूज़ ऑफ CDM, दैट इज़ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट्स इन अनदर ऑप्टिमिस्टिक वे टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और हम फॉसिल फ्यूल भी बचाना चाहते हैं, पोल्यूशन भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट में हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हमें एनर्जी जनरेट करके उनका परसेंटेज हमें बढ़ाना पड़ेगा, लाइक सोलर, लाइक विंड एंड टाइडल और ओटेक। तो इस तरह के नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। एनर्जी इज़ वन ऑफ द मेजर इनपुट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। The consumption of energy is increasing at fast pace while available resources limited. Global need for energy is increasing on an average by about 1.5% every year. Out of total amount of primary energy, around 80% comes from fossil fuel. The current consumption of fossil fuel, particularly oil, is not sustainable in long term. Energy consumption has a significant impact of our natural environment. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए जो एनर्जी है वो हमारा मेजर इनपुट है। बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। और जो इसका कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंजम्पशन होता जा रहा है। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, इनका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और ये रिजर्वायर कम होते जा रहे हैं। ग्लोबली अगर नीड देखें एनर्जी का, तो ये हर साल करीब 1.5% बढ़ जाती है। जितना पिछले साल ज़रूरत थी उससे 1.5% इस साल ज़्यादा हो गई। अब जितना एनर्जी इस साल खपत हुआ, इससे 1.5% अगले साल ज़्यादा खपत होने की गुंजाइश है। तो जितना एनर्जी रिसोर्सेज हम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसमें से 80% जो है वो फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल से हम 80% एनर्जी का यूज़ करते हैं, जितना भी पूरे वर्ल्ड वाइड प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। और जो करंट टाइम में जो कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल का, जिसमें कि मेजर ऑयल है, ऑयल के रिजर्वायर बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और आने वाले 25-30 साल में ऑयल ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब आ जाएंगी तो दैट विल रिप्लेस द व्हीकल विच रन थ्रू द फॉसिल फ्यूल लाइक डीजल, पेट्रोल, CNG, LPG। तो इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हुए उनको रिप्लेस किया जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनेगी जो कि बैटरीज़ पे डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से भी हम जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में जो फॉसिल फ्यूल है इनको हम बचा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। और इस तरह का जो एनर्जी कंजम्पशन है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। जितना ज़्यादा हम कोयला यूज़ करेंगे, डीजल, पेट्रोल यूज़ करेंगे, उससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन उतना ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन उतना ज़्यादा होगा जिससे कि हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है और जो सोलर रेडिएशन होगा उसका इम्पैक्ट तेज़ी से पड़ा होगा। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कनाडा वगैरह में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी इस साल पड़ी है, बल्कि एक गांव का तो 90% हिस्सा गर्मी से झुलस गया, पूरी आग लग गई। तो ये सब भी जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उनका इम्पैक्ट है। दिस इज़ क्लियर एविडेंस दैट क्लाइमेट चेंज इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी mostly related to the use of energy, as India is among the largest developing country in the world with richly endowed renewable energy potential। तो अब जो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से,
डेवलपमेंट की वजह से जो गाड़ियाँ वगैरह सड़क पर चलने लगी हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। तो इंडिया जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है विश्व में, तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। हमारे पास विंड, सोलर और टाइडल, ओटेक इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर जस्ट आफ्टर यूएस। तो विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में होता है वो इंडिया का वर्ल्ड में 5th रैंक है आफ्टर यूएस, जर्मनी, चाइना एंड स्पेन। फर्स्ट पोजीशन पे यूएस है, सेकंड पे जर्मनी है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे स्पेन है और फिफ्थ में इंडिया है। डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इट्स इनविटेबल चॉइस फॉर sustainable economic growth. Renewable energy has been categorized as traditional and new. The former includes large hydropower, biomass burnt directly, etc. The latter include small hydropower, solar energy, wind energy, biomass energy and geothermal energy. तो जो डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी है, ये आने वाले समय की डिमांड है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है का ही यूज़ हमें करना है और इनको यूज़ करके हम इसमें जो है स्मॉल हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इस तरह की डिफरेंट एनर्जी का यूज़ करके एनर्जी का हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसको बढ़ावा दे सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी efficiency is less than the non-renewable energy resources but it is pollution free और इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं पड़ेगा। तो डेवलपमेंट के लिए अब हर कंट्री को लगभग ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। नाउ इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हमारा आ जाता है सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, बायोमास। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन यूनिट 4 एंड यूनिट 3। सोलर हमने यूनिट 3 में पढ़ा था और 4th यूनिट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट विंड। हवा से कैसे हम विंड टर्बाइन के थ्रू हवा की स्पीड को मैकेनिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जियोथर्मल में हमने पढ़ा था कि धरती के नीचे से कैसे हमें स्टीम मिलती है। कुछ जगहों पे डायरेक्ट स्टीम मिलेगी, कुछ जगह पे स्टीम और वाटर का मिक्सचर मिलेगा, तो उससे हम स्टीम और वाटर को अलग करके उस स्टीम को यूटिलाइज़ करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर टाइडल, जो मैंने बताया था आपको, टाइडल एनर्जी में हम कैसे हाई टाइड, लो टाइड, जो ज्वार भाटा आता है उससे कैसे हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब हाई टाइड आता है तो पानी हम स्टोर करते हैं, जब लो टाइड आता है तो पानी हम डिस्चार्ज करते हैं। तो जब वो डिस्चार्ज होता है तो हमारा स्टीम टरबाइन से होता हुआ गुजरता है, जिसे क्रैंक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड रहता है और वहाँ पे मैग्नेटिक मूविंग कॉइल लगी रहती है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लाइक सोलर, विंड पावर, जियोथर्मल, टाइडल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और दीज टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर टोटली पोल्यूशन फ्री। इनसे जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, चूँकि वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फ्यूल, सो दीज टाइप ऑफ एनर्जी आर टोटली पोल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्सेज। और सेकंड ऑप्शन, सेकंड हो गया हमारा नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल मतलब जो कि दोबारा से ना बन सके बार बार। इसमें आपका आ गया फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारा हमारा इसके अंदर आ गया, जो कि हम डिटेल में 4th यूनिट में हमने कायदे से डिस्कस कर रखा है कि क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट टेम्परेचर पे कई सारे प्रोडक्ट पाते हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन ऑयल है। फिर एक स्पेशल फॉसिल फ्यूल मिलता है जो कि हम बॉयलर में और फर्नेसेस में यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मिलता है। जब हमें स्टीम जनरेट करनी होती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब हमें स्टीम जनरेट करनी होती है तो हम जो है उस तरह का फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। वो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे हमको मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम
the examples of renewable energy and non-renewable energy. Now potential energy resources source in India, तो विंड जो है, विंड का जो हमारे इंडिया में पोटेंशियल है वो 45,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन का है, लेकिन जबकि हम अभी प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी विंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड है बायोमास, तो बायोमास से जो इंडिया में हमारे पास पोटेंशियल है, वी कैन प्रोड्यूस around 17,000 megawatt electricity, but we are producing only 900. Our installed capacity is 900 megawatt. थर्ड इज़ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जो 25 मेगावाट से कम बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह के जो स्मॉल हाइड्रो प्लांट हैं उनसे हमारा पोटेंशियल जो है वो 15,000 मेगावाट का है, एंड बट वी हैव स्टिल इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ अराउंड 2,700. फोर्थ इज़ कॉग्निशन बेगास, तो कॉग्निशन बेगास से हमारा जो पोटेंशियल है वो 5,000 मेगावाट का है और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1,400 मेगावाट। वेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट हमने जो पढ़े थे, तो जितने भी वेस्ट हमारे निकलते हैं उसके पोटेंशियल है हमारा कि उससे हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं 2,700 मेगावाट, बट वी हैव इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 72 मेगावाट। और सोलर से करीब हम 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वी हैव जस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 मेगावाट। तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनसे हम एनर्जी हार्नेस नहीं कर पाते हैं, उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, अमेरिका में जितना वाटर रिसोर्सेज है, अमेरिका उसका 80 to 90% यूटिलाइज़ करता है, लेकिन इंडिया में जितना वाटर रिसोर्सेज है हम उसका हार्डली 10% रिसोर्स अवेलेबल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी में करंट बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको ब्रह्मपुत्रा को ही कायदे से पानी को यूटिलाइज़ कर लें तो हम पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को हम इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने नेबरिंग कंट्री लाइक बर्मा, भूटान, नेपाल और भी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भरपाई हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में है हमारा कंट्री, और इतने डेवलप नहीं है, इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से हम ये प्रोडक्शन बिजली का नहीं कर पाते हैं। ये नीचे आप ग्राफ में देखेंगे, चार्ट में दिया हुआ है कि ओवरऑल जो परसेंटेज है, तो थर्मल 64% अभी भी हम थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम करीब 3% करते हैं, हाइड्रो पावर से हम 23% करते हैं, ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम जो है 10% एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं इस समय अपने देश में। अब सेकेंडरी एनर्जी में, अब आप देखिए इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर मोस्टली कन्वर्टेड इन इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। ठीक, तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में कैसे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं, इसमें कोल है, ऑयल है, गैस है, ठीक है, दे आर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम अभी ऑलरेडी 4 यूनिट में पढ़ चुके हैं। कैसे हमें गैस वेल से हम जब गैस निकालते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, स्टीम बॉयलर में और पावर प्लांट में, ठीक है, स्टीम बॉयलर में स्टीम जनरेट करने के लिए और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ऐसी कोल माइन से जब हमें कोयला मिलता है उसको वॉशिंग करके, प्रोसेसिंग करके जो कोल हमें मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं स्टीम बॉयलर में फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम एंड पावर प्लांट में फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे क्रूड ऑयल जो माइनिंग में हमें क्रूड ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम माइनिंग में से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसका रिफ़ाइनमेंट करते हैं, उसकी रिफ़ाइनिंग करने के बाद हमें मिलता है एलपीजी, पेट्रोल, डीज़ल और तरह तरह के पेट्रोकेमिकल्स हमें मिलते हैं। ऐसे ही यूरेनियम माइनिंग होती है, खदानों में हम जो यूरेनियम, प्लूटोनियम खुदाई में जो हमें मिलता है उसका इनरिचमेंट करते हैं, रिफ़ाइनमेंट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम, और फ्रॉम दैट स्टीम वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होता है। तो ऊपर देखिए प्राइमरी एनर्जी दिया है, नीचे
सेकेंडरी एनर्जी दिया है, हाउ वी कैन कन्वर्ट द प्राइमरी एनर्जी इनटू सेकेंडरी एनर्जी। अब सेकंड हो गया हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस यूनिट्स में। तो कॉमर्शियल में हमारा आ जाता है एनर्जी अवेलेबल इन मार्केट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये हमारी आती हैं कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर। और फिर नॉन कॉमर्शियल में आ जाता है हमारा फ्यूल सच एज़ फायरवुड, जंगल से जो लकड़ियाँ मिलती है वो हमारा नॉन कमर्शियल में आ जाता है। कैटल डंग, गाय भैंस का जो हमारे जो है गोबर होता है उससे हम क्या करते हैं, कंडे बनाते हैं, उपल जिसको कहते हैं बनाते हैं। तो कैटल डंग भी हमारा नॉन कमर्शियल में आ गया। और एग्रीकल्चर वेस्ट, खेती में जो हमारा वेस्टेज निकलता है उसको भी यूज़ करके हम एनर्जी के रूप में यूटिलाइज़ करते हैं। तो दो तरीके के हो गए, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। एंड नॉन कमर्शियल में आ गया हमारा फ्यूल सच एज फायरवुड, कैटल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट। ये डायग्राम में दिया हुआ है किस तरीके से हमें ये मिलता है। अब कोल के रिजर्वायर दिया हुआ है, जो कोल रिजर्वायर है वो ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है और नीचे भी समझाया हुआ है। तो कोल जो है वो यूएसए में जो है पूरे वर्ल्ड का जो 29% है कोयला वो हमें यूएसए में है। रशिया में पूरे दुनिया का 19% कोयला अवेलेबल है। चाइना में 14%, ऑस्ट्रेलिया में 9% और इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड का 7% कोयला है। और रिमेनिंग वर्ल्ड में जो है बाकी का 22% है। ये आप देख सकते हैं चार्ट से और नीचे दिया हुआ है ग्राफ। इंडिया में कोल रिजर्व्स है 58.6 बिलियन टन्स, जो कि उम्मीद करते हैं कि 114 साल में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ऑयल है, ऑयल वर्ल्ड वाइड कन्वेंशनल क्रूड ऑयल रिजर्व है 1258 बिलियन बैरल। तो ऐसे ही नाइजीरिया में 38.2, कजाकिस्तान में 30.8, लीबिया में है 43.7, रशिया में है 79, यूएई में है 97.9 और वेनेजुला में है 99.4 बिलियन बैरल्स। ये 2008 का आंकड़ा है। कुवैत में है 101.5, इराक में 116, ईरान में 137.6 बैरल और सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया में जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स हैं वो है 264.1 बिलियन बैरल। तो 2008 के हिसाब से ये डेटा दिया हुआ है, जो कि आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से समाप्त हो सकता है। जैसा कि कोयले का मैंने बताया कि कोयला इंडिया में 58.6 बिलियन टन्स है, जिसकी उम्मीद है कि 114 साल में ये कोयला समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज़ अ गैसियस फॉसिल फ्यूल कंसिस्टिंग प्राइमरी और मीथेन। तो नेचुरल गैस जो हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है उसमें करीब 95% मीथेन गैस होता है। तो ग्लोबल प्रूवन गैस रिजर्व इज एस्टिमेटेड टू बी 185 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं गैस का वो है करीब 185 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स। और द रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड फॉर 60 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। और ये जो नेचुरल गैस है ये मान के चला जा रहा है कि ये 60 साल में विश्व से जो नेचुरल गैस है ये समाप्त हो जाएगी। तो अभी जो जितना रिजर्वायर है पूरे विश्व में उसमें रशिया में है 23%, ईरान में है 16%, कतर में है 14%, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड का है 4%, यूनाइटेड अरब अमीरात में है 4% और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है 35%। तो इंडिया गैस रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड एट 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में जो गैस रिजर्वायर है, नेचुरल गैस रिजर्वायर है, उसका एस्टिमेशन है कि वो हमारे पास अवेलेबल है 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर एंड रिजर्व एस्टिमेटेड फॉर 36 ईयर्स। और इसको हम उम्मीद की जा रही है कि ये 36 साल तक रहेगा। कहने का मतलब इंडिया में जो नेचुरल गैस अवेलेबल है, रिजर्वायर अवेलेबल है, वो जिस तरीके से उसका दोहन हो रहा है तो ये 36 साल में समाप्त हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट
the energy conservation.